हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को। और मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर डिटेल में एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है? वैसे देखो, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग अगर हम बात करें तो ये होता है गाइडलाइन। ओके, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जनरल गाइडलाइंस। तो देखिए, नाउ ए डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नेडेड बाय वेरियस पार्टीज हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस। देखो, आजकल आप देखते हैं जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लाइक प्रोप्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनी अदर्स। ठीक है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या डिस्क्लोज करती है? प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, वेरियस पार्टीज जो कि उसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। देखो, जब हमें पता है कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये हमें दिखाने वाली हैं, तो हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन्हीं रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रूल्स को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है वो है आपका, these principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements। ये जो principles है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल GAPP। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको हम जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज़ करते हैं। जनरल गाइडलाइंस की तरह हम इनको यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज, रीजन, कॉमन एक्सपीरियंसेस, historical precedents, statement of individuals, professional bodies and regulation of government agency। ये जो प्रिंसिपल डेवलप्ड हुए हैं ना ओवर द टाइम, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बारी में प्रिपेयर हो गए। देखो, क्या होता है कि एक टाइम लगा है, लोगों ने इसको यूज़ किया, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए, प्रोफेशनल बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, गवर्नमेंट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या नेचर है या फिर क्या फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस हैं, जो कि उनका मोटिव क्या है कि हमारी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए और इजी अंडरस्टैंडिंग आए। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, मतलब एक जैसी गाइडलाइंस सभी के लिए है, और मोटिव क्या है? हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े, किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि बहुत लोगों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न। ठीक है, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं। देखो, क्या है कि लोगों ने, जो भी अकाउंटेंट्स हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उन लोगों ने कुछ चीज़ें फेस की होंगी, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होंगे, अपनी रीजनिंग लगाई होगी, तो जाके ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने हैं। लेकिन जो जैसे कि हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्टेड हैं, तो ये वाले लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हर टाइम एक जैसा रिजल्ट देंगे। जैसे अब आपका फिजिक्स के प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के, ये आपको पता है फिक्स रिजल्ट होता है इनका। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, बट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैन मेड है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी तो आएगी इस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये फिक्स हो गए तो हमेशा वैसे रहने वाले हैं, नहीं। दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब क्या होगा, जैसे जैसे ड्यूरिंग मतलब टाइम
आता जाएगा, गुजरता जाएगा, तो चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो ऐसा नहीं है कि ये रिजिड होंगे, रिजिड नहीं होते हैं ये, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि जब भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, ओके। और एक और चीज़ क्या है, ये जो जनरल एक्सेप्टेंस है ना हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि हम इनको जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं, इनको ये सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। अब ये 3 मेन क्राइटेरिया क्या है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। अब वन बाय वन इनका मीनिंग समझते हैं। रेलेवेंस, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रेलेवेंट तब माना जाएगा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक यूज़र को, कोई भी हो सकता है, जैसे ओनर्स है वो ये देखना चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, अब जो आपके क्रेडिटर्स है वो ये देखना चाहेंगे कि सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो कोई भी यूज़र है, whosoever be the user of accounting information, उसकी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करेगा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके, तभी तो हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। अब देखिए, अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ़ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए वो चीज़ क्या है, यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया है। अब ऑब्जेक्टिविटी हम तब मानेंगे जब इस पर कोई भी पर्सनल बायसनेस ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो है पार्शियलिटी या बायसनेस आ रही है उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। यानी कि अब सपोज, अब क्या होता है, कई बार कोई भी बिजनेस है उसमें अगर लोगों ने इन्वेस्ट करना है, जो शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो ये देखेंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा। जो अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो देखो ऑब्जेक्टिविटी हो, ऐसा नहीं है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कोई ऐसी बायसनेस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे वेरीफिएबिलिटी भी होता है, विच मीन्स दैट देयर इज सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। मतलब अगर आप कह रहे हो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको वेरीफाई किया जा सके, ये है, ठीक है। उसके बाद है फिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया है। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि इसको हम इजीली, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम उस प्रिंसिपल को क्या कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपको ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम छोटा सा है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या, ताकि मैं ये इसीलिए आपको डिटेल में और इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी ना रह जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू विल एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ गुड वे, ओके। तो देखिए, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। देखो, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। देखो, इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं लाइक मैनेजमेंट, ये सब होते हैं, एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, तो शेयर होल्डर्स वगैरह, तो ये, ठीक है। अब उन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये ज़रूरी हो जाता है दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल, मतलब वो लोग प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी कर पाए और उस पर विश्वास भी कर पाए। सो द कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ अ फर्म हैज़ परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है, एंड हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में इसने कैसे परफॉर्म किया। दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स। देखो, कुछ रूल्स होंगे, ये तो है ही, अगर कुछ रूल्स होंगे तभी वो चीज़ एक अच्छे वे में काम करेगी, स्पेसिफिक वे में। तो नॉन एज पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये जो रूल्स जिनकी हम गैप बोल रहे हैं, जिनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं एंड कॉन्सिस्टेंसी लाते हैं टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सिस्टेंसी क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और इनकी यूटिलिटी बढ़ाएं टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली अगर हम नीड की बात करें तो ये नीड है कि ये क्या करें,
हमारी जो है क्या कहते हैं हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रुथफुल वे में, कंपेरेबल वे में और रिलायबल वे में जो भी इसके यूज़र्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वेरियस टर्म्स से डिस्क्राइब करते हैं, लाइक अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, डॉक्ट्राइन्स, पोस्टुलेट्स एट्सेट्रा। बट जो हमारी मेनली टू कैटेगरीज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, या फिर कॉन्सेप्ट्स की जगह हम अजम्पशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है हमारा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अजम्पशंस होता क्या है। देखो, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स हैव एग्रीड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच आर यूजुअली फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है, अगर हमने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो है मीनिंगफुल बनाना है, मीनिंगफुल अगर आपने इसको बनाना है तो आपको जो है बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग, उनको याद रखना पड़ेगा या उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये फाउंडेशन है या बेसिस है हमारी किस चीज़ का, अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, कोई भी एंटरप्राइजेस जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करेगी विदाउट कंसीडरिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है या फिर कैसे उनकी रिपोर्टिंग करनी है। तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशन। ध्यान रखना है, जो बेसिक या फिर जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर एजम्पशंस हैं वो कौन से हैं। एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दीज आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इनके अलावा जो अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आप लोगों के बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फिर है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ये अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे बेसिक हैं, वो आप लोगों के सामने ये हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, देखिए अब हम समझेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, ये जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसके नेम को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको आधे से ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है बिजनेस और जो बिजनेस के ओनर हैं वो अलग अलग यूनिट है। ठीक है, according to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from its owners, creditors, managers and others। यानी कि बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें हम सभी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अभी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल। इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो बिजनेस यूनिट है उसका एक अलग से कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होगा और हमें फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, प्रोप्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। देखिए, और एक और चीज़ समझिए, जो हमारा ओनर होता है, ठीक है, अब जो ओनर है वो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। ठीक है, अब ओनर क्या लाता है, कैपिटल लाता है। तो लेकिन हम कैपिटल को कहाँ पे शो करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, हम कैपिटल को दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस को वो वापस देना पड़ेगा। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए जो है
ओनर को भी एक टाइप का क्या है, उसने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो लाइबिलिटी मानी जाएगी हमारे बिजनेस की, ठीक है। द प्रोप्रिएटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना पैसा उसने लगाया है, जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, उस हद तक वो कंपनी जो बिजनेस है उसका क्रेडिटर माना जाएगा, और जो कैपिटल है उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये माना जाता है दैट द फर्म हैज़ बोरोड फंड्स फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। देखो बिजनेस में पैसा दो तरीके से आ सकता है, एक तो ऑनर्स खुद लगाएं और दूसरा वो बाहर से बोरो करें। तो यहाँ पे भी है, तो ये भी लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, इसी रीज़न की वजह से वी ऑल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्या होता है, अब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है ओनर ने वो लाइबिलिटी है। अब हम देखो, हम लोग इंटरेस्ट देते होते हैं ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट हम हमेशा देते हैं ऑन कैपिटल। किसको देते हैं? ओनर्स को देते हैं। तो ये एक टाइप का एक्सपेंस हो जाता है बिजनेस के लिए, खर्चा है ना कि उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो देखिए, इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट वी ऑल्सो अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। आपको ये पता होना चाहिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या करता है, हमारे मतलब फर्म के प्रॉफिट को कम करता है, और जो है हमारी प्रोप्रिएटर की कैपिटल को बढ़ाता है। क्योंकि ध्यान रखना, हमारे बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल में ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है उस प्रोप्रिएटर की कैपिटल को, ठीक है। देखिए, और उसके बाद क्या है, अब जैसे पैसे विड्रॉ भी तो करता है ना प्रोप्रिएटर, सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्रिएटर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ हिज पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज हिज ड्रॉइंग्स। आपने देखा होगा, अगर पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स मानते हैं। क्या मानते हैं? ड्रॉइंग्स मानते हैं, ठीक है। लाइकवाइज गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज आर ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिजनेस पर्पज के लिए गुड्स को यूज कर रहे हैं बिजनेस की, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है बिजनेस का। बट अगर प्रोप्रिएटर अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा तो हम इसको ड्राइंग मानते हैं। ये आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, प्रोप्रिएटर का हाउस, उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, मतलब कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी पर्सनल कार, पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर, वो जो है हम बिजनेस एंटिटी के अकाउंट से सेपरेट रखते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, जो नेट प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी नोन। आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो जो नेट प्रॉफिट है, फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो हम नहीं जान पाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, वो है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो, नाम से समझिए, मनी मेजरमेंट। आपने सुना होगा, हम अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो जाए, इससे हमारे प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि हमारे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बट हम इनको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकें। तो अब हम समझते हैं, देखिए, only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money, यानी कि जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म में, ठीक है। एन इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, कोई भी इवेंट चाहे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे अनलेस इट्स इफेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला, अगर स्ट्राइक हो रही है तो इसका हमारे प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन के साथ साथ ऑब्वियस है प्रॉफिट्स पे भी पड़ेगा। तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बट हम इसको एक्यूरेट डिग्री के साथ मेज़र नहीं कर पाएंगे मनी की फॉर्म में।
तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए क्वाल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में, तो क्या हम इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम इसको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, बट इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, ठीक है। It does not report that a strike is beginning. It does not reveal that a competitor has placed a better product. देखो, एक कॉम्पिटिटर ने मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट लाया है तो उससे आपकी सेल्स पे एंड अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बट हम इस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। सो दीज फैक्ट्स और हैपनिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, it should be remembered that money is the only measurement which enables various things of diverse nature to be added up together and dealt with. हमें पता है कि जो मनी है, मनी की हेल्प से ही हम लोग जो डाइवर्स नेचर की चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकते हैं। अभी एग्जांपल समझिए, फॉर एग्जांपल ऑन अ पर्टिकुलर डेट अ बिजनेस हैज़ ₹50,000 इन कैश। अब यहाँ पे बोला 500 kg है रॉ मटेरियल के, 10,000 kg है हमारे पास फिनिश गुड्स के, 5,000 kg है रॉ मटेरियल के, 5 मशीन्स है, 100 चेयर्स है, 20 फैंस हैं। क्या अब हम इन चीज़ों को ऐड कर पाएंगे? नो, वी कैन नॉट ऐड अप अनलेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ दीज आइटम्स दिस विल हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हमें इनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सच एज कैश ₹50,000, रॉ मटेरियल ₹2,50,000, फिनिश गुड्स ₹5 लाख, मशीन्स ₹20 लाख, चेयर्स 50,000, फैंस 80,000। तो हमें क्या होना होता है, फिर हम ऐड कर पाएंगे। सो टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेलेवेंट, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस, दे आर एक्सप्रेस्ड इन कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट क्या है मेजरमेंट की? मनी। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हम लोग मानते हैं कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, यही हम करते हैं। अब देखो, बिजनेस हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न। हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, तो क्या हम प्रॉफिट निकालेंगे नहीं तब तक? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा है या सही नहीं जा रहा है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, the true results of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up. हमें तभी पता चलेगा जब बिजनेस कंप्लीटली वाउंड अप होगा, बट असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटल यूज टू द प्रोप्रिएटर्स। लेकिन प्रॉफिट को निकालना इतने टाइम के बाद हमारे लिए लिटल यूज होगा। प्रोप्रिएटर्स हो चाहे मैनेजर्स हो, बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप्स एट दैट टाइम। उस टाइम पे करेक्टिव स्टेप्स लेना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो किया क्या जाता है, जो यूज़र्स होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको चाहिए होता है कि वो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे उनको पता चले हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की एंटायर लाइफ को एक टाइम इंटरवल्स पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें प्रॉफिट्स वगैरह हम देख सकें। तो जो 12 मंथ्स पीरियड है उसको हम यूजुअली अडॉप्ट करते हैं इसके लिए। तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो है, बिजनेस को अपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना पड़ता है 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन द 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसका हम पूरे साल का सारा रिजल्ट्स देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही। ओके, आई होप को आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।